अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। लालची नाई। बादशाह अकबर के राज्य में बीरबल की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। कुछ लोग उन्हें सराहते थे और कुछ लोग उनसे जलते भी थे। उनमें से एक था बादशाह अकबर का शाही नाई। वो बीरबल से बहुत जलन करता था और हमेशा यही सोचता था कि बीरबल को नुकसान कैसे पहुंचाए। एक दिन जब नाई राजा अकबर की दाढ़ी बना रहा था, तब उसे अचानक बीरबल को कैसे परेशान करे उसकी युक्ति मिल गई। उसने बादशाह अकबर से पूछा कि राजन, क्या आप धरती के बाद की जिंदगी में विश्वास करते हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूं। तब नाई बादशाह से पूछता है कि क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्या आपके पूर्वज जन्नत में कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? तो बादशाह ने कहा कि मैं जानना तो चाहता हूं, पर यह कैसे मुमकिन है? इस पर नाई बादशाह से कहता है कि मैं बहुत से संत महात्माओं को जानता हूं। उन्होंने मुझे जन्नत में जाने का तरीका बताया था, लेकिन जन्नत में कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही जा सकता है। ये सुनकर बादशाह अकबर कहते हैं कि बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान कौन है इस राज्य में? वही जाएंगे जन्नत में। पर यह बताओ, जाना कैसे है जन्नत में? नाई कहता है, कुछ नहीं, बस एक चिता जलाकर उसमें बीरबल को बैठाना है। उस चिता के धुएं के साथ बीरबल जन्नत पहुंच जाएंगे। ये सुनकर बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर उन्होंने एक बार कह दिया तो पलट नहीं सकते। और वो ये भी जानते थे कि बीरबल किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, तो वो इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। इसलिए वो बीरबल को बुलाकर सारी बात बताते हैं। बीरबल कुछ सोच विचार कर बादशाह से कहते हैं, जैसा नाई ने कहा है वैसा ही होगा। फिर बीरबल अपने खबरियों से वो जगह पता करवाते हैं जहां नाई चिता जलाने वाला था। फिर वो उस चिता के नीचे अपने घर तक सुरंग खोद लेते हैं। तय दिन बीरबल वहां पहुंचकर नाई के कहे अनुसार चिता पर बैठ जाते हैं और जैसे ही आग लगती है, वो सुरंग से होते हुए अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन वो घर पर ही रहते हैं, ना बाल काटते हैं और ना दाढ़ी बनाते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद वो दरबार गए। वहां बादशाह अकबर उनसे पूछते हैं कि बताओ, कैसे हैं मेरे पूर्वज? तब बीरबल कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, बस एक नाई की कमी है। नाई ना होने की वजह से उनके बाल काफी बढ़ गए हैं। आप मुझे तो देख ही रहे हैं, इसलिए हमें एक नाई को वहां भेजना होगा। ये सुनकर बादशाह अकबर कहते हैं, हमारे शाही नाई से अच्छा कौन होगा? हम उसे ही हमारे पूर्वजों के पास भेज देते हैं। शाही नाई ये सुनकर घबरा जाता है और रोते हुए बादशाह से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा। मैंने जो भी कहा था बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमता से अपनी जान भी बचाई और नाई को सबक भी सिखाया। मूर्ख बिल्लियां। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम रानो और दूसरी का नाम कम्मो था। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। दोनों हर चीज मिल बांट कर खाती थीं। इसी तरह एक बार दोपहर में जब दोनों बिल्लियां भूखी प्यासी खाने की तलाश में घूम रही थीं, पर उन लोगों को बहुत देर तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी रानो को एक घर के बाहर एक रोटी दिखाई देती है। वो आसपास देखती है कि कोई है तो नहीं और झट से रोटी को उठा लेती है और सोचती है
कि इसे फटाफट खा लूं तो भूख शांत हो जाए। ऐसा सोचकर जैसे ही वो रोटी खाने लगती है, वैसे ही दूसरी बिल्ली वहां आ जाती है और रानो से कहती है, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? हम तो सब चीज मिल बांट कर खाते हैं। ये सुनकर रानो रोटी के 2 टुकड़े कर एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली की ओर बढ़ा देती है, जिसे देखकर दूसरी बिल्ली कहती है, अरे ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया? और इस बात पर दोनों बिल्लियां झगड़ने लगती हैं। वहीं पेड़ के पीछे से एक बंदर बहुत देर से उन्हें झगड़ते हुए देख रहा था। वो बहुत चालाक था। वो यही सोच रहा था कि बिल्लियों से रोटी कैसे छीनी जाए। तभी उसे एक सुझाव आता है। वो उन बिल्लियों के पास आकर कहता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मैं रोटी के बराबर टुकड़े करने में तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। बिल्लियों को बंदर की बात जच जाती है। वो रोटी बंदर को दे देती हैं। बंदर रोटी के टुकड़ों को हाथ में लेकर उनके आकार की जांच करता है। जिसमें से एक हिस्सा उसे थोड़ा बड़ा लगा, उसमें से वो थोड़ा सा खा लेता है। अब उसने देखा कि दूसरा हिस्सा बड़ा रह गया है, तो वो उसमें से भी एक टुकड़ा खा लेता है। इसी तरह करते करते वो पूरी रोटी खा लेता और बेचारी बिल्लियां सिर्फ देखती रह जाती हैं और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि आपसी फूट बहुत बुरी होती है, जिसका फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। जैसे यहाँ बिल्लियों के झगड़े का फायदा बंदर ने उठाया। मूर्ख मित्र। एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बलवान बंदर था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बहुत ही ताकतवर था। उस बंदर की इतनी ख्याति सुनकर वहां के राजा उस बंदर को अपना अंगरक्षक बना लेते हैं। वो बंदर भी बहुत स्वामी भक्त था और अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, जिस वजह से उसे राजमहल में कभी भी आने जाने की छूट थी। एक दिन राजा जब शिकार करके थक कर राजमहल आए तो उन्होंने बंदर से कहा, मैं सोने जा रहा हूं, तुम ध्यान रखना कि कोई मेरी नींद में खलल ना डाले। ऐसा कहकर राजा सो गया और बंदर राजा को पंखा देने लगा। तभी अचानक वहां पर एक मक्खी आ जाती है, जो बार बार महाराज के कान के पास जाकर भिन भिन करने लगती है। महाराज की नींद खराब ना हो, इसलिए बंदर पंखा जोर से चलाता है ताकि मक्खी चली जाए। बंदर के पंखा करते ही मक्खी चली जाती है, पर फिर वापस आकर राजा पर बैठ जाती। बंदर ने सोचा, ऐसे तो ये राजा की नींद में खलल डाल देगी और महाराज मुझ पर क्रोध करेंगे। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वापस ना आए। ऐसा सोचकर वो बंदा तलवार ले आता है और जैसे ही मक्खी राजा के गले पर बैठती है, बंदर ने मक्खी पर तलवार चला दी। मक्खी तो भाग गई, पर राजा की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मित्रों का साथ रखने से बेहतर है बुद्धिमान से दुश्मनी करना चाहिए। बंदर कितना ही बलवान था, पर उसमें समझदारी की कमी थी। अगर ये बात राजा समझ जाते तो आज उनकी ये गति ना होती। नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र का राजा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उन तीनों में सबसे छोटी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार जब वो ऐसे ही महल में खेल रही थी, तब उसे एक युवक की खूबसूरत मूर्ति मिली। उसने उसे बगीचे में लगा दिया और उसका ध्यान रखने लगी। उस राज्य का नियम था कि जब तक बेटियां 15 साल की नहीं होती, तब तक वो समुद्र की सतह पर नहीं जा सकती थीं। इसलिए नन्ही जलपरी
15 साल के होने का इंतजार करने लगी। जिस दिन वो 15 साल की हुई, वो सतह पर गई। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने वहां एक जहाज देखा, जिस पर उसकी मूर्ति की तरह ही दिखता हुआ एक राजकुमार था। वो राजकुमार को उस मूर्ति के बारे में बताना चाहती थी, पर उसके पहले ही बहुत तेज तूफान आया और सभी लोग डूबने लगे। वो राजकुमार भी डूबने लगा। नन्ही जलपरी ने जाकर उसे बचाया और उसे जमीन पर ले जाकर लेटा दिया और पत्थर के पीछे छुप गई। तभी वहां कुछ दूसरी लड़कियां आ गईं। राजकुमार अब होश में आ गया और एक लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा। उसे लगा उसी लड़की ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो उस लड़की के साथ चला गया। नन्ही जलपरी ने जब उसको जाते हुए देखा तो निश्चय किया कि वो राजकुमार के पास जाएगी और उसको अपने दिल की बात बताएगी। इसके लिए मदद लेने वो जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने कहा कि वो उसकी पूंछ को पैरों में बदलकर उसे साधारण मनुष्य की तरह बना सकती है, लेकिन इस कारण उसे बहुत दर्द होगा और अगर राजकुमार ने उससे शादी नहीं की तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो झाग बनकर समुद्र में मिल जाएगी। और साथ ही इसके बदले नन्ही जलपरी को अपनी आवाज देनी होगी। नन्ही जलपरी मान गई और जादूगरनी ने उसकी पूंछ को पैरों में बदल दिया। नन्ही जलपरी उस राजकुमार को ढूंढने समुद्र किनारे गई, जहां उसे राजकुमार मिल गया। उस राजकुमार को नन्ही जलपरी अच्छी लगी और वो उसे अपने साथ महल ले आया। जलपरी उसे बताना चाहती थी अपने प्यार के बारे में, लेकिन आवाज न होने से नहीं बता पाई। एक दिन उसने मंदिर के घंटे की आवाज सुनी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वो शादी कर रहा है उस लड़की से जिसने उसे समुद्र से बचाया। ये सोचकर नन्ही जलपरी उदास हो गई और समुद्र किनारे चली गई, ताकि अगले दिन वो झाग बनकर खत्म हो सके। लेकिन अगले दिन वो झाग नहीं बनी, बल्कि उसके आसपास कुछ अच्छी आत्माएं आ गईं और उसे अपने साथ स्वर्ग में ले गईं। नन्ही जलपरी ने अपना प्यार कुर्बान किया था, इसलिए अब वो फरिश्ता बनकर सबको और खुशी देने लगी। पहचान करो। महाराज कृष्णदेव राय के यहां बेटा पैदा हुआ। सारे राज्य में धूमधाम से समारोह किया गया। सारा महल दुल्हन की तरह सजाया गया और गरीबों को तोहफे बांटे गए। महाराज बहुत खुश थे। वे अपने हाथों से गरीबों को कपड़े वगैरह दे रहे थे। शहर में सभी को शाही खाने का निमंत्रण दिया गया था। उस दिन कोई भी आदमी महल में आकर खाना खा सकता था। सभी लोग अपने राजा को बधाइयां देने और उनके बच्चे को आशीर्वाद देने आए थे। तेनालीरामा भी महल में आए। उन्होंने पालने में झूल रहे बच्चे को देखा और बोले, महाराज, आपका बेटा भविष्य में आपसे भी बड़ा आदमी बनेगा। इसके गुण सारी दुनिया में फैलेंगे और ये लंबी उम्र वाला होगा। महाराज बोले, तेनाली, तुम खुश करने के लिए कुछ भी मत बोलो। सिर्फ देखने भर से तुम ये अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा महान होगा? क्या तुम कोई जादू जानते हो जिससे तुम किसी को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकते हो? तेनाली बोले, महाराज, मैं देखकर ही अंदाजा लगा सकता हूं और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। देखें कि किसी चीज को देखकर सही अंदाजा लगा पाते हो या नहीं। कल दरबार में सभी दरबारियों के सामने तुम्हें यह परीक्षा देनी होगी।
तेनाली भी मान गए। अगले दिन दरबार में तेनाली के आने से पहले ही उनके लिए परीक्षा की तैयारी कर ली गई। दरबार में एक दरवाजे पर 1 से 2 मटके एक जैसी रस्सी से बांधकर टांग दिए गए और उनके मुंह भी एक जैसे कपड़े से बंद किए गए। उनमें से एक मटका खाली था और दूसरे में रेत भरी थी। जब तेनाली को बुलवाया गया तो उनसे कहा गया कि वे पहचाने कि किस मटके में रेत भरी है और कौन सा मटका खाली है। सारा दरबार लोगों से भरा हुआ था। बहुत से दरबारियों को पूरा यकीन था कि आज तेनाली रामा हार जाएगा और वो खुश हो रहे थे। महाराज ने तेनाली से कहा, तेनाली, तुम्हें सिर्फ देखकर अंदाजा लगाना है कि किस मटके में रेत भरी है और कौन सा मटका खाली है। तेनाली रामा उठकर उन मटकों के पास गए और उन्हें ध्यान से देखा। वो उनके आसपास से निकले। ये कोई आसान काम नहीं था। बाहर से देखने में तो दोनों मटके एक जैसे ही दिख रहे थे। उन्होंने जोर से आह कहा। मटकों का एक और चक्कर काटने के बाद तेनाली रामा महाराज के पास गए और सर झुकाया। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, दाहिने मटके में रेत है और बायां वाला मटका खाली है। मटकों को नीचे उतारकर खोला गया। तेनाली रामा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सारे दरबारी और महाराज उन्हें हैरानी से देखने लगे। तेनाली, तुमने सही अंदाजा कैसे लगाया? महाराज, दोनों बर्तनों की रस्सी और कपड़ा एक जैसा था। जब मैं उनके पास गया तो एक मटका हल्का सा नीचे टंगा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसा रेत के वजन से हो रहा है। फिर मैंने आह भरी तो दूसरा मटका हल्का सा झूलने लगा। इससे पता चल गया कि वो खाली था और इस तरह मैंने आपको सही जवाब दे दिया। महाराज बोले, मान गए तेनाली रामा तुम्हारे तेज दिमाग और नजर को। राजकुमारी और मटर। एक महल में राजा रानी के साथ उनका एक बेटा भी रहता था। अब वो बड़ा हो गया था। उसके लिए दुल्हन खोजने का समय आ गया था। वो किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसे पूरा भरोसा था कि वो एक न एक दिन अपने लिए एक राजकुमारी ढूंढ ही लेगा। इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। पर बहुत खोजने पर भी उसे कोई असली राजकुमारी नहीं मिली। अगर कोई राजकुमारी अच्छी भी लगती तो उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाती। मतलब वो जो परीक्षा लेता उसमें वो सफल नहीं हो पाती। आखिर में राजकुमार उदास होकर अपने महल में लौट आया। उसे लगने लगा कि अब उसे पूरा जीवन कुंवारा ही रहना पड़ेगा। जब वो अपने माता पिता यानी राजा रानी के साथ महल में बैठा था, बाहर तेज तूफान आया। बिजली गरजने की आवाज अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। फिर जोरों की बारिश होने लगी। अचानक उन्हें दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। कोई उनके दरवाजे को खटखटा रहा था। इसके थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई। उन तीनों ने झांक कर देखा। किले के बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। राजकुमार ने उठते हुए कहा। महारानी ने सावधान करते हुए कहा, लेकिन इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? संभल कर जाना राजकुमार। फिर वो तीनों ही दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला तो सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी भीग रही थी। वो बुरी तरह ठंड से कांप रही थी। कपड़ों से पानी ऐसे निचुड़ रहा था जैसे अभी अभी किसी तालाब में डुबकी लगाकर आई हो। नीचे से ऊपर तक
वो बुरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। राजा ने कहा, अंदर आओ मेरी बच्ची, कौन हो तुम? वो लड़की बोली, मैं एक राजकुमारी हूं। एक राजकुमारी? रानी ने मन ही मन सोचा, वो तो हम खुद ही पता लगा लेंगे। सबने उस लड़की का स्वागत किया जो बुरी तरह से भीगी हुई थी और उनके सामने खड़ी थी। नौकरों को बुलवाया गया। उसे पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए गए। एक नौकरानी ने उसके बाल सुखाए। दूसरी नौकरानी उसके लिए गरम काढ़ा लेकर आई, जिसे पीकर उस लड़की को थोड़ी राहत मिली। इस दौरान महारानी ने उसके लिए खास बिस्तर लगवाया। रुई के 20 मोटे गद्दों पर मुलायम पंखों की 20 रजाइयां बिछाई गईं। उस ढेर के बीच महारानी ने चुपके से मटर का एक दाना रख दिया। जब वो लड़की अपना खाना खाकर आई तो महारानी ने उसे उसके कमरे तक छोड़ दिया। अगली सुबह महारानी उस लड़की के उठने का इंतजार करने लगीं। वो सब नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। जब वो लड़की आई तो उसके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। महारानी ने पूछा, बेटी, क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं आई? मैं सारी रात अच्छी तरह से सो नहीं सकी। मैं करवटें बदलती रही क्योंकि बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था। मैं सारी रात परेशान रही। मेरा सर दर्द हो रहा है। क्यों? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभ रहा था? जी, मैं तो बिस्तर की चादर में सिलवटें तक सहन नहीं कर पाती। उससे मेरी पीठ छिल जाती है। वो लड़की बोली। महारानी ने अपने बेटे और राजा की तरफ देखा। वो एक असली राजकुमारी थी। सिर्फ एक असली राजकुमारी ही 20 गद्दों और पंखों की 20 रजाइयों के नीचे छुपे एक मटर के दाने से इतना परेशान हो सकती है। इस तरह राजकुमार की खोज पूरी हो चुकी थी। इसके लिए उसने अपनी मां को धन्यवाद कहा। उन्होंने ही उस लड़की की परीक्षा लेकर ये पता लगा लिया था कि वो असली राजकुमारी है या नहीं। इस तरह राजकुमार की शर्तें भी पूरी हो गईं और उसे अपने लिए एक खूबसूरत सी दुल्हन भी मिल गई। उसने राजकुमारी से शादी कर ली और इसके बाद खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगे। नई राजकुमारी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वो अपने राजकुमार पति के साथ दौरे पर जाती और अपने राज्य की जनता का सुख दुख सुनती। उसने अपने पति के साथ मिलकर सबकी भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। कुछ समय बाद राजा ने अपने बेटे को अपना सिंहासन दे दिया। अब वो राजकुमारी महारानी बन गई थी। अपने नए राजा और रानी से प्रजा बहुत खुश थी। सपने की व्याख्या। एक बार राजा अकबर ने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि एक दांत को छोड़कर उनके सारे दांत गिर गए हैं। इस सपने से राजा बहुत घबरा गया। उसे उस सपने का अर्थ समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए अगले दिन उन्होंने सारे ज्योतिषों को दरबार में बुलाया और उनसे सपने का अर्थ बताने को कहा। सभी ज्योतिषों ने काफी विचार विमर्श के बाद राजा अकबर से कहा कि आपके सपने का अर्थ ये है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे और आप अकेले जिंदा रहेंगे। ये सुनकर राजा अकबर दुखी हो गए और बिना कोई इनाम दिए ज्योतिषों को वापस भेज दिया। अगले दिन जब बीरबल दरबार आए तो उन्होंने राजा अकबर को उदास देखा। उन्होंने बादशाह अकबर से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब राजा अकबर ने बीरबल को अपने सपने के बारे में बताया। ये सुनकर बीरबल बोले, बादशाह अकबर, सपनों का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है और मेरे ज्ञान के अनुसार आपके सपने का अर्थ ये है कि आप आपके सभी रिश्तेदारों में सबसे लंबा और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। ये सुनकर
राजा अकबर खुश हो गए और बीरबल को इनाम देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच कहने के भी कई तरीके होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा वो तरीका चुनना चाहिए जिसे सुनकर लोगों को अच्छा लगे। स्वर्ग की राह। तेनालीरामा राजा के साथ खूब हंसी ठिठोली करते थे, पर कई बार उनके बीच बहस भी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन राजा और तेनालीरामा की बहस हो गई और राजा ने तेनाली से राज्य छोड़ने को बोल दिया। तेनाली भी बिना कुछ बोले चले गए। ये देखकर बाकी दरबारी जो तेनालीरामा से जलते थे वो बहुत खुश हो गए। दरबार का काम पहले की तरह ही चलने लगा, पर कोई हंसी ठहाके नहीं गूंजते थे अब, और ना ही तेनाली की चतुराई थी। ऐसी कितनी समस्याएं थीं जिनका कोई हल ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए अब राजा सोचने लगे कि उन्होंने तेनाली को क्यों निकाला। अगर तेनालीरामा होते तो वो चुटकी में सारी समस्याओं का हल निकाल लेते। एक दिन जब राजा अपने काफिले के साथ बाहर निकले, काफी दूर जाने के बाद नारियल के पेड़ के नीचे आराम करने रुक गए। वहां उन्होंने उसका पानी पिया और फल भी खाया। उसी वक्त उन्हें दूर नारियल के पेड़ पर तेनाली जैसा कोई दिखा, तो राजा ने जल्दी से सैनिकों को वहां भेजा। जो भी इंसान वहां हो उसको लाने के लिए कहा, और जब सैनिक इस आदमी को लेकर आए वो तेनाली ही निकले। तेनाली को देख राजा खुश हो गए, पर उन्होंने तेनाली से कहा कि तुम जानते हो कि अब मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम क्यों हो मेरे राज्य में अभी भी? इस पर तेनाली ने कहा कि मैं पूरा देश घूम आया, पर जब भी जाता वहां की धरती, पानी सभी पर आपका राज्य मिलता। इसीलिए इस पेड़ पर चढ़ के सीधा स्वर्ग की राह पर चला जाऊं और आपके राज्य से बाहर जा सकूं। ये सुनकर राजा को हंसी आ गई और उन्होंने रामा से कहा, चलो वापस दरबार और अपनी जगह ले लो। कोई स्वर्ग की राह पर जाने की जरूरत नहीं। उड़ने वाला संदूक। बरसों पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारा सोना था। जब वो आदमी मरा तो उसकी सारी जायदाद उसके बेटे को मिली, पर उसका बेटा उस दौलत को संभाल नहीं पाया। उसने वो सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो कंगाल हो गया था। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। एक दिन जब वो खाने की तलाश में घूम रहा था तो उसे एक संदूक पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब वो उस संदूक में बैठा तो वो संदूक उड़ने लगा, जिसे देखकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। फिर वो उस संदूक में बैठकर दूसरे शहर में गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर घर देखा। वो लड़का उस घर के सामने जाकर रुका। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। लड़के ने उनसे पूछा, ये घर किसका है? तो उसने कहा कि ये राजकुमारी का घर है, जो बहुत सुंदर है। तो लड़के ने सोचा, अगर राजकुमारी से मेरी शादी हो जाए तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ये सोचकर आधी रात को
वो अपने संदूक में बैठकर राजकुमारी के घर जाता है। अपने घर में किसी अनजान को देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। वो लड़का राजकुमारी से कहता है कि वो स्वर्ग से आया है। वो राजकुमारी को स्वर्ग की बहुत सी झूठी कहानियां सुनाता है, जिससे राजकुमारी खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरे माता पिता को भी कहानी सुनना पसंद है, लेकिन वो कहानियां जिसने कुछ शिक्षा दी हो और मनोरंजन भी हो। अगर तुम ऐसी कहानी सुनाओगे तो उन्हें पसंद आएगी, तो वो हमारी शादी करवा देंगे। ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है। वो घर जाकर सोचता है कि वो ऐसी कौन सी कहानी सुनाए कि राजकुमारी की शादी उससे हो जाए। अगले दिन जब वो राजकुमारी के माता पिता के सामने जाता है, तो उन्हें बहुत ही सुंदर शिक्षावर्धक कहानी सुनाता है, जिसे सुन राजकुमारी के माता पिता खुश होकर उसकी शादी राजकुमारी से करने को तैयार हो जाते हैं। उनकी शादी के लिए महल को बहुत सुंदर सजाया जाता है और बहुत सारी आतिशबाजी की जाती है, जिसे देखकर लड़का कहता है, मुझे भी अपनी शादी की खुशी मनानी चाहिए। ये सोचकर वो अपने संदूक में पटाखे भरकर आतिशबाजी करने लगता है, जिससे उस संदूक में आग लग जाती है और लड़का भी उसमें झुलस जाता है। अगर उस लड़के ने थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लिया होता तो आज वो किसी देश का राजा होता, पर उसकी बेवकूफी की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए हमें हमेशा आने वाले अवसरों पर परख कर उचित लाभ उठाना चाहिए।